हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सारा काम पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी जितने भी एस्पिरेंट्स उनके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के टीओआर को कहीं ना कहीं अप्रूवल मिलने से एक चर्चा का विषय बन गया है चारों तरफ की सैलरी हाइक कितनी होगी। एसएससी वाले बच्चों के मन में कि सैलरी हाइक कितनी हो सकती है, और बैंक वाले बच्चे सोच रहे हैं कि क्या ये बैंक पे लागू होगा कि नहीं। तो इस छोटे से वीडियो में, ये 7 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा 8th पे कमीशन है, 8वां वेतन आयोग है, उसमें सैलरी हाइक कितनी हो सकती है। और दूसरा हम ये जानेंगे क्या ये बैंक पर लागू होते हैं, सीपी मतलब 8th सीपीसी जो हमारा चल रहा है, जो हमारा 8 सेंट्रल पे कमीशन चलेगा, ये बैंक पे लागू होगा कि नहीं। चलिए दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर देते हैं फटाफट। सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो हमारा कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया है टीओआर के लिए। तो देखो, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट है उसका मेन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने क्या किया है, एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में अभी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। वैसे तो कमेटी में और भी लोग होंगे, आगे चल के जुड़ेंगे। हर सेक्टर से लोग लिए जाते हैं जिससे वो अपना सुझाव दे सकें और उसको, और जो हमारा एक मतलब तैयार होगा प्रपोजल, उसको और बेहतर बना सकें। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, 3 लोगों की नियुक्ति की है और इनको बोला है कि आप टीओआर तैयार करिए। और टीओआर तैयार करने के लिए इनको कितना टाइम दिया गया है, 18 मंथ का टाइम दिया गया है कि भैया आप अपनी जो भी रिपोर्टें बना के हमको कितने 18th मंथ में क्या करिए, सबमिट करिए। अब आइए समझते हैं टीओआर होता क्या है। टीओआर होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब कि जैसे आप जो तैयार करने जा रहे हैं, जो आप स्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हैं, उसका बेस क्या होगा, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो ज़्यादा फोकस किस पे होता है, 4 चीज़ों पे, कि इसमें आपका पे स्केल क्या होगा, अलावेंस क्या होंगे, पेंशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, और सर्विस कंडीशन क्या होगी। मतलब जो वर्किंग में है उनका पे स्केल क्या होगा, उनको कौन कौन से अलावेंस मिलेंगे, और जो रिटायरीज हैं हमारे, उनका पेंशन स्ट्रक्चर क्या होगा और उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी। ये जो हमारा पे कमीशन आएगा, इससे 50 लाख हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में 68 लाख जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको भी क्या मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इसका। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा पे कमीशन आया था वो कब आया था, 1946 में। कब आया था, 1946 में। उसके बाद जो हमारा 8th पे कमीशन आ रहा है वो कब आ रहा है, 2025 में। अब देखो, 8th पे कमीशन में जो टीओआर में बोली गई हैं बातें, वो ये बोली गई हैं कि भैया जो भी आप प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, जो ड्राफ्ट आप तैयार कर रहे हैं, उसमें कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आप पे करने जा रहे हैं, मतलब कि जो आप वेतन देंगे, अलाउंस देंगे और जो पेंशन्स देंगे, उसकी रिव्यू करना है, उसके स्ट्रक्चर को। क्यों रिव्यू करना ज़रूरी है, कि कहीं ऐसा ना हो कि पे, मतलब कि जो अभी सबसे कम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल है वो 18,000 है। कहीं ऐसा ना हो आप 18,000 को बढ़ा के डायरेक्ट कितना कर दें, 60,000 कर दें, 60,000 कर दें। इससे होगा क्या, जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, मान लो कोई बच्चा पा रहा है, कोई बंदा पा रहा है 20,000, गवर्नमेंट में जो 4th क्लास में कितना पा रहा है, 60,000। तो क्या होगा, पूरे के पूरे भारत में एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगी। तो बोला गया है इस चीज़ को ध्यान रखें, ये चीज़ ना होने पाए। दूसरा दूसरा ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई है, ये गड़बड़ ना होने पाए। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग किस पे, डेवलपमेंट्स पे, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड्स बनाती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए। तो वो कहाँ से पैसा आता है, वो बजट से आता है। और बजट मतलब कि बजट से पैसा उसमें खर्च करते हैं, तो उनका उनका कहना कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारा का सारा बजट का पैसा हम खर्च करें किस पे, सैलरी पे, और हमारे जो डेवलपमेंट्स के काम है वो क्या हो, रुक जाए। ऐसा ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ ना होने पाए। दूसरा क्या है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाते हैं जिसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मतलब कि बहुत सारी योजनाएं होती ना, सरकार फ्री में देती है, राशन दे रही है, और बहुत सारी योजनाओं में लाडली बहना ये सब में पैसे भी देती है। तो वो कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी योजनाएं क्या हो, हमारा मतलब कि स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बढ़ जाए, कि इसका बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि सारी योजनाएं अफेक्टेड हो जाए हमारी। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि रोजगार के क्षेत्र में क्या हो, समानता बनी रहे। वही जो मैंने आपसे बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय, मतलब मार्केट में पैनिक क्रिएट न होने पाए। और दूसरा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पे कमीशन लाती है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पे कमीशन लाती है। उसी के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपना वो स्ट्रक्चर देती है। बहुत ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ इसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर करते नहीं हैं। उसको उसी तरह से वो क्या करते हैं, फॉलो के लिए दे देते हैं। तो वो कहते हैं इस बात का ही ध्यान रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव ना पड़े। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखने के लिए कहा गया है किसमें, टीओआर में।
और कमेटी को कितना टाइम दिया जा रहा है, 18 महीने का टाइम दिया जा रहा है और बोला जा रहा है 18 महीने के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग तो सुन रहे थे कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा और आप बता रहे हैं कि 18 महीने का टाइम दिया जा रहा है, तो ये कैसे काम चलेगा। तो चलो इसमें आपको हम एक बात समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। ये लागू होगा, ये हमारा लागू होगा कब, 1 जनवरी 2026 से। अब बात को बहुत ध्यान समझना। मान लो 1 जनवरी 2026 में किसी 4th क्लास एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी हो कितनी है, 18,000 है। और मान लो जो हमारा ये TOR अप्रूवल होके आता है, ये बोलता है कि अभी इनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 30,000। मतलब हम एक बता रहे हैं, ऐसे ही, ऐसा फिक्स नहीं है, हम एक एग्जाम्पल के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कमेटी अपनी रिपोर्ट मान लो देती है दिसंबर 2026 में और बोलती है कि ये बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी इनकी, 30,000। बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर जो DA लगेगा ये सब हटा के मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, इनको ये जब सर्विस दे रहे हैं 18,000 के हिसाब से सैलरी मिलती रहेगी और ये जो डिफरेंस अमाउंट इसका बनेगा, जो कमीशन जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अप्रूवल देगा, उसका जो डिफरेंस अमाउंट बनेगा वो 1 जनवरी 2026 से जोड़ के जब तक ये अप्रूवल हो रहा है तब तक जो व्यक्ति है उसको एरियस बना के दे दिया जाएगा। मतलब कि लागू कब से है, जनवरी से है। भले आपको अभी आज ये सैलरी मिल रही है, लेकिन जो भी अप्रूवल होकर आएगा उसका जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको क्या कर दिया जाएगा, एरियस बना के दिया जाएगा। एरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बार में भी दे सकती है, 2 बार में भी दे सकती है, डिपेंड करेगा गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है। समझ में आया। लागू 26 से हो जाएगा, लेकिन क्लियर कब होगा, जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे वो लोग, सारा काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 7th पे कमीशन जो आया था उसमें क्या हुआ था, 7th पे कमीशन में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट इज फिटमेंट फैक्टर। मतलब सबसे पहले ग्रेड पे चलता था, सबसे पहले क्या चलता था, ग्रेड पे चलता था। जैसे सब कहते थे ना, इनका 1800 ग्रेड पे है, इनका 1900 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे है। तो 7th पे कमीशन में ग्रेड पे को चेंज कर दिया गया, किससे, लेवल से चेंज कर दिया गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और उसमें जो बेसिक सैलरी थी उस टाइम कितनी थी, 7,000 रुपये। तो उस बेसिक सैलरी को कन्वर्ट कर दिया गया था किसने में, 18,000 रुपये में। मतलब जो बेसिक सैलरी कितनी थी, 7,000 रुपये, उसको कन्वर्ट कर दिया गया कितने में, 18,000 रुपये में। मतलब ये देखा गया कि जो हाइक मिली थी वो 157% की मिली थी। कैसे, इन्होंने क्या किया, आपका जो बेसिक पे था, आपका जो क्या था, बेसिक पे था, उसमें फिटमेंट फैक्टर लाया 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये एग्जैक्ट 18,000 नहीं हो रहा था, अप्रॉक्सीमेट हो रहा था, इसको अप्रॉक्सीमेट कितना कर दिया, 18,000 कर दिए। अब मान लो किसी का बेसिक पे मान लो 42,000 था, उस टाइम तो 4200 रहा होगा, किसी का बेसिक पे क्या था, मान लो 4200 था, तो इन्होंने क्या किया, 2.57 से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्टेंट आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी। ऐसा कब हुआ था, ऐसा हुआ था सतह वेतन आयोग में, 7th पे कमीशन में। तो लोग कह रहे हैं कि अगर 8th पे कमीशन में सेम रहता है, कैसा सेम रहता है, मतलब फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही रहता है, तो कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। आज जो सबसे कम सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कितनी है, 18,000, वो डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 46,260। समझ रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार जब रिवाइज हुआ था तब वो रिवीजन लेवल वाले चीज़ पे ले गए थे, इसलिए इतना ज़्यादा हो गया था। इस बार इतना होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो हो सकता है दैट इज़ 1.92, ये भी फिक्स नहीं है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं इतना होगा उतना होगा, लेकिन सारे लोग साथ में ये भी बोल रहे हैं कि फिक्स नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है कि इतना किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों, क्योंकि अभी कंफर्म तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कोई रिजल्ट हमारे हाथ में ना आए। तो ये पूरी कहानी हो गई हमारी 8th पे कमीशन के बारे में, कि अप्रूवल के कब से है, कमेटी कब गठित होगी, रिपोर्ट कितने महीने के अंदर देना है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो, अब आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, कि फर्स्ट CPC कब आया था हमारा, 8th CPC कब से लागू हो रहा है, इसमें कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, कितने महीने में रिपोर्ट देनी है। और मेन तो आपका अभी शुरू ही नहीं होगा, मेन आपका स्टार्ट होगा जब ये आ जाएगा, तब इसका देखना है आपको बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बजट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बजट कितना ग्रो किया। ग्रो मतलब ग्रो बजट के सेंस में ग्रो नहीं कहते हैं, बर्डन कहते हैं, बजट पे कितना बर्डन पड़ा। तो ये सब चीज़ आपको तब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आपका बैंक वाले बच्चों के लिए, तो बैंक वाले बच्चे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या ये जो 8th पे कमीशन है ये बैंक पे लागू होता है या नहीं। तो मैं क्लियरली बता दूं कि बैंक पर 8th पे कमीशन लागू नहीं होता है।
थोड़ा सा कष्ट हुआ बुरा लगा, कोई बात नहीं, समझाता हूँ। बैंक में चलता है बीपीएस, बायपार्टाइट सेटलमेंट, और ये बीपीएस चलता है हर 5 साल पे। मतलब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सैलरी बढ़ती है वो कितने पे बढ़ती है, 10 साल पे बढ़ती है। तो बैंक की सैलरी क्या होती है, हर 5 साल पे रिवाइज की जाती है। तो यहाँ पे क्या चलता है, बीपीएस चलता है। और बीपीएस जो पिछली बार हुआ था वो कब हुआ था, 2022 में, नवंबर 2022 में। तो इस बार कब होगा, अब जो हमारा नया होगा ड्यू हो जाएगा नवंबर 2027 में। नवंबर 2027 से चलना शुरू होगा, फिर हमको उम्मीद है कि नवंबर 2028 तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आया। कोई भी आपसे पूछता है कि पे कमीशन बैंक पे लागू होता है, तो बिल्कुल नहीं, पे कमीशन बैंक पे लागू नहीं होता है। पे कमीशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। अब बैंक क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन बैंक क्या क्या है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, बेसिक पे है, एचआरए है ना, और आपका ये टीपीटी वगैरह है। मतलब उसमें मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको 4-5 चीज़ें मिलती हैं, और जो आपकी ये हैं, क्या कहते हैं, पीएसबी हैं और पीएसयूज हैं, इसमें ये 5 चीज़ें तो मिलती ही हैं। इसके अलावा पर्क्स बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको, अगर आपके पास व्हीकल है तो उसके पेट्रोल के पैसे, मोबाइल रिचार्ज के पैसे, आपको रीडिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो उनका क्राइटेरिया, उनका सेक्टर क्या है, अलग है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब कोई आपसे डिस्कस करेगा कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। चलिए भैया, फिर आज यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तब तक भैया कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।